Hi everyone, welcome back to this channel. So in today's video, I'm gonna discuss the three problem of starters 152, that is problem maximize Hamming distance, anti-palindrome queries, and the last completion easy version. So this three problem was really very nice. So without wasting our time, let's move to the first problem, that is maximize Hamming distance. And this problem is easy only. तो चलो डिस्कस करते हैं कि like how you gonna approach this kind of problem. So before moving to the problem, let डिस्कस द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि ये प्रॉब्लम क्या बोल रखा है. तो इस प्रॉब्लम में सिंपली बोल रखा है कि मैं आपको एन स्ट्रिंग दूंगा, यू विल बी गिवन एन स्ट्रिंग, ओके, एंड द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग विल बी एम. ठीक है, बढ़िया. अब क्या बोल रखा है कि लेट सपोज इन द टेस्ट केस देयर आर थ्री स्ट्रिंग, ठीक है, वेयर द वैल्यू ऑफ S1 इज 101 एंड क्वेश्चन मार्क, वैल्यू ऑफ S2 इज 00 क्वेश्चन मार्क एंड वैल्यू ऑफ S3 is again 0 0 1 and you can say 0. Yeah, so this will be the three string which will be provided to you, and here the value of m is 4 because the length of each string is 4. अब तुमको क्या बोल रखा है कि हर एक पेयर ऑफ स्ट्रिंग के लिए तुम हैमिंग डिस्टेंस निकालो by replacing the question mark with either 0 or 1. It's upon you, but you have to tell what will be the final Hamming distance of overall string. ठीक है. नाउ यू मे आस्क लाइक कि व्हाट इज हैमिंग डिस्टेंस. तो हैमिंग डिस्टेंस ये होता है कि अगर तुम्हें दो स्ट्रिंग दिया हुआ है, कोई सभी दो, फॉर एग्जांपल S1 S2 कोई सा भी दो स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसका वैल्यू है 0100 एंड सेकंड स्ट्रिंग का वैल्यू है 1000. तो हैमिंग डिस्टेंस बस ये बताता है कि हाउ मेनी इंडेक्स आर देयर सच दैट द कैरेक्टर एट स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 आर डिफरेंट. फॉर एग्जांपल अगर इसे मैं इंडेक्सिंग कर दूं तो जुड़े इंडेक्स पे इन दोनों कैरेक्टर का वैल्यू डिफरेंट है, फर्स्ट इंडेक्स पे भी सेम डिफरेंट है, और यहाँ सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू सेम है. तो इसका हैमिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा? नथिंग बट 2. Why 2? Because only two index are there where the value of S1 and S2 are different. तो इसके लिए हैमिंग डिस्टेंस है 2. अब सेम चीज तुम्हें बताना है कि S1 S2 S3 जितना भी n स्ट्रिंग तुम्हें दिया होगा उन सभी के लिए हर एक पेयर के लिए हैमिंग डिस्टेंस जो भी होगा उन सभी का सम को तुम्हें मैक्सिमाइज करना है. और मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो? बाय रिप्लेसिंग दिस क्वेश्चन मार्क विद either 0 or 1. इट्स अपॉन यू, बट यू हैव टू टेल व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हैमिंग डिस्टेंस ऑफ दिस होल स्ट्रिंग. ठीक है. तो इस टाइप का प्रॉब्लम को हम कैसे करें, ठीक है, पहले इस पे हम डिस्कस करते हैं. तो अगर तुम यहां पे देखोगे, लेट मी इंडेक्स इट फर्स्ट, कि मुझे एक्चुअली में मतलब किससे है. मुझे मतलब है जीरोथ इंडेक्स पे जितना भी स्ट्रिंग का कैरेक्टर है उससे. बोलो. सिमिलरली फर्स्ट इंडेक्स पे हर एक कैरेक्टर से मतलब है, सिमिलरली सेकंड इंडेक्स पे हर एक कैरेक्टर से मतलब है. ऐसा क्यों? लाइक व्हाई? ऐसा क्यों? बिकॉज यार तुम हैमिंग डिस्टेंस कैसे निकाल रहे हो किसी भी दो स्ट्रिंग का, S1 और S2 का हैमिंग डिस्टेंस कैसे निकाल रहे हो? कि देख रहे हो कि गिवन स्पेसिफिक इंडेक्स पे तुम दोनों का कैरेक्टर सेम है या डिफरेंट है. अगर डिफरेंट है तो हम अपने आंसर में एड ऑन कर देंगे प्लस प्लस. बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? तो हमको एक्चुअली में अगर देखा जाए तो हमको तो इसी से मतलब है ना, इस चीज से मतलब है कि जीरोथ इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर है वो आइदर 1 है या 0 है या क्वेश्चन मार्क है, उससे मतलब है. तो चलो हम एक बार जीरो इंडेक्स के लिए आंसर निकालते हैं. अगर हम तुम्हें जीरो इंडेक्स के लिए आंसर निकालना सिखा देंगे तो तुम 1 2 3 खुद नहीं निकाल सकते हो? हाँ भैया निकाल सकते हैं. तो चलो बताते हैं कि लाइक कैसे निकालोगे. तो यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे तुम्हारा क्या क्या वैल्यू है, तो हम देखेंगे काउंट ऑफ वन तुम्हारा है 1 क्योंकि S1 के पास ही एक कैरेक्टर 1 है. काउंट ऑफ 0 कितना है जीरोथ इंडेक्स पे? तो एक यहाँ पे 0 है और एक यहाँ पे 0 है, तो जीरोथ इंडेक्स पे काउंट ऑफ 0 है तुम्हारा 2. अब काउंट ऑफ क्वेश्चन मार्क भी. वाई क्वेश्चन मार्क? बिकॉज क्वेश्चन मार्क को हम 0 या 1 में चेंज कर सकते हैं ना उससे, ताकि आंसर हम निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम हैमिंग डिस्टेंस कितना बना सकते हैं. बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है. तो हम काउंट ऑफ 0 भी निकालेंगे, बट यहाँ काउंट ऑफ 0 क्या है तुम्हारा? 0 है. अब क्योंकि यहाँ काउंट ऑफ 0 0 है तो मतलब मेरा आंसर क्या होगा? अगर जीरोथ इंडेक्स को देखा जाए तो हैमिंग डिस्टेंस क्या होगा? मतलब अगर तुम्हारे पास S1 S2 और S3 है और तीनों एक ही लेंथ का है, तीनों एक ही लेंथ का है जिसमें कैरेक्टर है 1, इसका कैरेक्टर है 0 और इसका कैरेक्टर है 0, तो इसके लिए हैमिंग डिस्टेंस कितना होगा? तुम खुद सोचो क्या होगा. तो एक बार तो S1 को S2 के साथ पेयर करेंगे और ये दोनों डिफरेंट है तो हैमिंग डिस्टेंस एक यहाँ हो जाएगा, तो आंसर को प्लस प्लस किए. फिर S1 को S3 से हम कंपेयर किए तो यहाँ भी क्या दिख रहा है तुम कि S1 में 1 है और S2 में 0 है, तो दोनों डिफरेंट है तो हैमिंग डिस्टेंस में फिर से इंक्रीमेंट होगा प्लस प्लस. अब क्या होगा? S2 और S3 पेयर देखेंगे बट ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसके लिए हैमिंग डिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इसका आंसर ओवरऑल हो जाएगा 2. अब ये ओवरऑल 2 कैसे निकला? तुम इससे गौर से देखोगे तो दिस इज नथिंग बट द काउंट ऑफ 0 इनटू काउंट ऑफ 1 का मल्टीप्लीकेशन है. बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो कि लाइक एक्चुअली में क्या हो रहा है कि हम हर एक पेयर को देख रहे हैं
तो उसमें हम यही देखेंगे ना कि तुम्हारे पास कितना जीरो है, तुम्हारे पास कितना वन है, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही तुम्हारा हैविंग डिस्टेंस हो जाएगा उस इंडेक्स के लिए। बोलो ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ करेंगे कि हर एक इंडेक्स के लिए, हर एक इंडेक्स के लिए हम निकालेंगे काउंट ऑफ जीरो एंड काउंट ऑफ वन, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अपने फाइनल आंसर में। जैसे कि यहाँ पे जीरोथ इंडेक्स पे हम काउंट ऑफ जीरो और काउंट ऑफ वन निकाले ना, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। बट भैया अगर मेरा क्वेश्चन मार्क भी रहेगा तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क भी रहेगा तो उसको हम जीरो से रिप्लेस करेंगे या वन से रिप्लेस करेंगे, ये हम कैसे करें, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हम बोल रहे हैं इसके लिए तुम कुछ मत करो, बस तुम ब्रूट फोर्स चेक कर लो। भैया ब्रूट फोर्स वो कैसे, ऐसे कि लेट मी टेक दिस टेस्ट केस, मीन्स जो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू है उसके लिए हम तुम्हें आंसर निकालते हैं कि उसके लिए आंसर क्या होगा और किसे हम निकालेंगे। तो हम थर्ड इंडेक्स पे गए और इस थर्ड इंडेक्स के लिए हम काउंट ऑफ जीरो, काउंट ऑफ वन और काउंट ऑफ क्वेश्चन मार्क निकालते हैं, और उसके लिए हम आंसर कैलकुलेट करते हैं कि कितना होगा। तो थर्ड इंडेक्स पे तुम्हारा काउंट ऑफ जीरो कितना है, वन है। ओके नाइस। थर्ड इंडेक्स पे काउंट ऑफ, सॉरी काउंट ऑफ जीरो में लिखना है मुझे, ये काउंट ऑफ जीरो है वन। थर्ड इंडेक्स पे काउंट ऑफ वन कितना है, जीरो है। नाइस। थर्ड इंडेक्स पे काउंट ऑफ क्वेश्चन मार्क कितना है, टू। नो अब मुझे ये नहीं पता है कि काउंट ऑफ क्वेश्चन मार्क जो कि यहाँ टू है, ये और ये, इसमें से मैं किसको जीरो में रिप्लेस करूं, किसे वन में रिप्लेस करूं, इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो हम बोल रहे मत रखो आइडिया, बस तुम ब्रूट फोर्स चेक कर दो। ब्रूट फोर्स कैसे भैया, ब्रूट फोर्स ये कि तुम्हारे पास दो क्वेश्चन मार्क है, तो हम बोलेंगे कि इस दो क्वेश्चन मार्क में दोनों को तुम जीरो जीरो बना दो, एक केस ये होता है, या फिर दो में से एक को जीरो और एक को वन बना दो, ठीक है, या फिर दोनों को वन वन बना दो। इसी को बोलते हैं ब्रूट फोर्स चेक करना। तो हम क्या किए, हम ये किए कि दोनों को जीरो जीरो बना दिए। अब दोनों जीरो जीरो बन गया तो मेरा टोटल काउंट ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, जो इनिशियली जीरो होगा उसमें हम एड ऑन कर देंगे ये दोनों को जीरो बनाया है उसका आंसर। बोलो तुम्हारे पास इनिशियली जीरो कितना था, ये था तुम्हारा इनिशियली जीरो वन। अब वन में हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे टू जीरो, क्योंकि हम दोनों को जीरो बनाए, तो हो जाएगा काउंट ऑफ जीरो इक्वल टू थ्री। अब तुम्हारा काउंट ऑफ वन क्या रहेगा, एज इट इज जीरो। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी तुम्हारा हैविंग डिस्टेंस निकलेगा। बोलो ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो मेरा वैल्यू आया जीरो। तो देखो अरे यार ये तो मेरा मिनिमम दे रहा है। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं कि एक को हम वन बनाए और एक को हम जीरो बनाए, ठीक है। तो अब तुम्हारा काउंट ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, तो काउंट ऑफ जीरो हो जाएगा तुम्हारा जीरो प्लस वन दैट इज वन। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काउंट ऑफ, सॉरी काउंट ऑफ जीरो यहाँ पे टू, बिकॉज मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ, बिकॉज ये यहाँ मुझे जीरो लग रहा है। तो काउंट ऑफ जीरो है तुम्हारा वन। तो काउंट ऑफ जीरो जब हम एक क्वेश्चन मार्क को वन और एक क्वेश्चन मार्क को जीरो रख देंगे तो तुम्हारा काउंट ऑफ जीरो बन जाएगा टू, ठीक है। और काउंट ऑफ वन कितना बन जाएगा, तो तुम्हारा काउंट ऑफ वन बन जाएगा वन। अब तुम्हारा हैमिंग डिस्टेंस फॉर इंडेक्स थ्री कितना आएगा, तो टू इंटू वन टू। तो इसके लिए देख रहे कि अच्छा इसमें तो मेरे को फायदा हो रहा है एक्चुअली में। अब देखते हैं कि इस केस में क्या होगा। तो इस केस में हम दोनों को वन बनाए तो काउंट ऑफ वन हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे टू, और काउंट ऑफ जीरो एज इट इज वन रहेगा, और इस केस में भी हैमिंग डिस्टेंस टू है। तो मतलब ओवरऑल इंडेक्स थ्री के लिए इन सभी में से जिसका भी मैक्सिमम हैमिंग डिस्टेंस होगा उसको हम इंडेक्स थ्री में अपडेट कर देंगे। तो इंडेक्स थ्री के लिए मेरा मैक्सिमम हैमिंग डिस्टेंस आ रहा है टू। तो मतलब इंडेक्स टू के लिए कितना आया था, टू। इंडेक्स थ्री के लिए कितना आया, टू। सिमिलरली इंडेक्स वन और इंडेक्स टू का निकाल के ओवरऑल ऐड कर देंगे तो वो मेरा आंसर नहीं होगा। होगा भैया, क्यों होगा, क्योंकि मुझे हर एक इंडेक्स से मतलब है, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रिंग भी देख रहे हैं तो हर एक पेयर को किससे कंपेयर कर रहे हैं, उसका स्पेसिफिक इंडेक्स से। फॉर एग्जांपल हम पहले बताए थे कि S1 S2 है, ठीक है, यहाँ पे 1011 है और यहाँ पे तुम्हारा 0111 है। तो हम एक्चुअली में ये इंडेक्स देख रहे थे और इसके लिए हम आंसर निकाल रहे थे, ये इंडेक्स देख रहे थे इसके लिए आंसर निकाल रहे थे। इसलिए हमको इंडेक्स से मतलब है, ना कि हमको पूरा स्ट्रिंग से, हर एक इंडेक्स से, हर एक इंडेक्स का वैल्यू से, ठीक है। तो तुम क्या समझे कि हम हर एक इंडेक्स पे जाएंगे, हर एक कैरेक्टर ऑफ दैट इंडेक्स में पता करेंगे कितना जीरो है, काउंट ऑफ जीरो कितना है, काउंट ऑफ वन कितना है, काउंट ऑफ क्वेश्चन मार्क कितना है। फिर हम क्वेश्चन मार्क को हर बार डिफरेंट पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे कि हम सारा का सारा वन बना दिए या एक वन बनाए, दो वन बनाए, तीन वन बनाए, ठीक है। तो सारा का सारा पॉसिबिलिटी में देखेंगे उस इंडेक्स में मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है और उससे हम अपना फाइनल आंसर अपडेट कर देंगे। सो दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। लेट मी शो यू माय कोड, तब तुम्हें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। सो द प्रॉब्लम यहाँ पे है मैक्सिमाइज हैविंग डिस्टेंस। तो देखो हम इसमें कुछ नहीं किए, सिंपली तुम्हारा n एंड m लिए, वेयर n इज द साइज ऑफ एन एरे, साइज ऑफ द स्ट्रिंग कितना साइज है, और m है तुम्हारा नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, ठीक है। फिर ये तुम्हारा स्ट्रिंग n है, और यहाँ पे मैं स्वैप इसलिए किया हूँ क्योंकि क्वेश्चन में उल्टा ले रखा है, इसलिए मैं स्वैप किया हूँ। बाकी बात तुम समझ ही रहे होगे कि n है तुम्हारा नंबर ऑफ स्ट्रिंग एंड m है द साइज ऑफ ईच स्ट्रिंग, ठीक है। फिर ये यहाँ पे हम इनपुट लिए हैं हर एक स्ट्रिंग का, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है जिसे मैं आउटपुट करूंगा यहाँ पे फाइनल आंसर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इटरेट कर रहा हूँ
स्ट्रिंग को कॉलम वाइज, जीरो इंडेक्स, फिर फर्स्ट इंडेक्स, फिर सेकंड इंडेक्स। तो सबसे पहले हम जीरोथ इंडेक्स में गए। अब मैं 3 वेरिएबल बनाया हूँ, दैट इज 1 0 क्वेश्चन मार्क। ये 1 क्या बताएगा, हाउ मेनी जीरो आर देयर इन दिस फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली 1 क्या बताएगा, हाउ मेनी 1 आर देयर इन द फर्स्ट कॉलम। क्वेश्चन मार्क क्या बताएगा, हाउ मेनी क्वेश्चन मार्क आर देयर इन द फर्स्ट कॉलम। फिर सिंपली तुम ये कैलकुलेट करो इन तीनों का काउंट, और अगर क्वेश्चन मार्क जीरो है तो तुमको सिंपली आंसर में एड ऑन कर देना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 इंटू जीरो, दैट इज काउंट ऑफ 1 इंटू काउंट ऑफ जीरो। अगर ऐसा नहीं है तो तुम हर एक पॉसिबिलिटी चेक करो कि मल्टीप्लीकेशन जो तुम्हारा क्वेश्चन मार्क था उसे हम हर एक पॉसिबिलिटी में चेक कर रहे हैं कि हम कुछ x जीरो बना दिए और कुछ क्वेश्चन मार्क माइनस एक्स टाइम 1 बना दिए, तब मेरा मैक्सिमम आंसर क्या होगा। तो वही चीज हम की है कि मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन जीरोएशन की है और हर एक पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। तो एक्स्ट्रा 1 में आई है और एक्स्ट्रा जीरो में क्वेश्चन मार्क माइनस आई है कि हम इतना आई टाइम 1 बना रहे हैं और ये क्वेश्चन माइनस आई टाइम जीरो बना रहे हैं। तो तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा कि 1 प्लस एक्स्ट्रा 1 इंटू जीरो प्लस एक्स्ट्रा जीरो आउट ऑफ ऑल ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस को हम अपडेट कर देंगे अपने आंसर के साथ। बस यही तुम्हारा सिंपल लॉजिक था इस प्रॉब्लम के पीछे। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अभी भी कुछ भी डाउट है सो यू कैन आस्क इन ए कमेंट सेक्शन, आई एम ऑलवेज देयर टू रिप्लाई यू। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज एंटी प्लेनड्रोम क्वेरीज। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी स्टार्ट में। तो चलो डिस्कस करते हैं ये प्रॉब्लम पहले कि ये प्रॉब्लम क्या बोल रखा है। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट। अब देखो इस प्रॉब्लम में बोल रखा है कि यू विल बी गिवन एन एरे, तुम्हारे पास एरे होगा जिसमें केवल 3 इंटीजर वैल्यू होंगे, दैट इज 1 2 3। ठीक है, तो लेट मी राइट इट बाय टेकिंग सम टेस्ट केस कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास नम्स एक एरे है जिसमें तुम्हारा वैल्यू है 1 2 3 2 1 4 सॉरी 4 नहीं 1 अगेन 1 फिर 2 फिर 2 और 3। ये तुम्हारे पास इनिशियली एरे है। अब क्या बोल रखा है कि अनदर एरे बी ऑफ साइज m को हम तभी नन पैलिंड्रोमिक बोलेंगे अगर उसका सारा अपोजिट मीन्स फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स सेकंड लास्ट इंडेक्स का वैल्यू अल्टरनेट मीन्स अनइक्वल हो। फॉर एग्जांपल 1 2 3 1 नहीं 2। दिस इज एन एंटी पैलिंड्रोमिक नन पैलिंड्रोमिक एरे बी। हाउ, बिकॉज यहाँ पे 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है, 2 3 आपस में बराबर नहीं है, तो इसको हम नन पैलिंड्रोमिक मानेंगे। ठीक है, अब तुम्हें क्या बोल रखा है कि मैं आपको हर एक क्वेरी के लिए रेंज दूंगा एल से आर। फिर से इस बात को गौर से सुनना कि फॉर ईच क्वेरी आई विल बी गोइंग टू गिव यू अ रेंज एल एंड आर। अब तुम्हें बताना है कि विल इट बी पॉसिबल टू रीअरेंज द एलिमेंट इन बिटवीन ऑफ एल टू आर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एल और आर मुझे मिलता है दैट इज 2 to 5, तो तुम्हारे पास 2 to 5 में क्या है 2 3 2 1। ठीक है, ये एल से आर मिलता है। तो विल इट पॉसिबल टू रीअरेंज दिस एरे बी, ये एरे बी मान के चलो। सो विल इट पॉसिबल टू रीअरेंज दिस एरे बी सच दैट आफ्टर रोटेटिंग दिस एरे बी विल इट बी स्टिल पैलिंड्रोमिक नन पैलिंड्रोमिक। ये तुम्हें बताना है विल इट पॉसिबल, अगर हाँ तो आउटपुट करना है यस, एंड इफ नो देन यू हैव टू आउटपुट नो। सो दिस वाज द ओवरऑल प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगर मैं ये टेस्ट केस लूँ कि 1 से 5 तुम्हें अगर रेंज दिया है और इसके लिए बताना है कि विल इट पॉसिबल टू मेक इट नन पैलिंड्रोमिक बाय रीअरेंजिंग, तो देखते हैं चलो। तो यहाँ पे अगर मैं इसे अरेंज करता हूँ 1 2 3 2, तो क्या ये नन पैलिंड्रोमिक है और इसका सारा रोटेशन भी नन पैलिंड्रोमिक है या नहीं। तो अभी तो नन पैलिंड्रोमिक है, चलो एक बार इसे रोटेट करते हैं। तो इसको एक बार अगर रोटेट करेंगे तो ये बनेगा तुम्हारा 2 3 2 1, स्टिल इट इज नन पैलिंड्रोमिक। अगेन हम इसको एक बार रोटेट करते हैं तो इसका वैल्यू बन जाएगा 3 2 1 2, स्टिल इट इज नन पैलिंड्रोमिक। एक बार और रोटेट करते हैं तो तुम्हारा वैल्यू बन जाएगा 2 1 2 3 एंड इट इज ऑल्सो स्टिल नन पैलिंड्रोमिक। मतलब हाँ ये तुम्हारा नन पैलिंड्रोमिक एरे है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नाउ आई गोना डिस्कस कि लाइक तुम इस प्रॉब्लम को कैसे करोगे। और इस टाइप का प्रॉब्लम लाइक कोड फोर्सेस का बी प्रॉब्लम, डिवीजन 2 का बी प्रॉब्लम में तुम देखोगे अक्सर। तो मुझे लाइक पता था कि लाइक इस टाइप का प्रॉब्लम कैसे किया जाता है, तो मैं तो जस्ट पढ़ा और उसे सबमिट किया। तो चलो तुम्हें बताते हैं एंड इस वीडियो के बाद तुम इस टाइप का प्रॉब्लम को कभी मिस नहीं करोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलो डिस्कस करते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास तीन इंटीजर वैल्यू है, डेट इज तुम्हारे पास 1 है 2 है और 3 है। ठीक है, तुम्हारे पास 3 इंटीजर वैल्यू है। अगर ये 3 इंटीजर वैल्यू ना होके 2 इंटीजर वैल्यू होता है कि सिर्फ 1 है और 2 है, तब तुम इसे कैसे करोगे उस पर आप सोचो। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि कोई भी बड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम है उसे सिंपलर वर्जन में तोड़ो।
तो हम बोलते हैं कि अगर यहाँ पे 3 इंटीजर है 1 2 3, उसकी जगह 2 ही इंटीजर होता तब तुम कैसे करोगे? तो तुम बोलेगे भैया इसमें क्या है, ऐसा समझिए कि मेरे पास 2 कलर का बॉल है, मेरे पास मान लीजिए 3 रेड बॉल है और मेरे पास 2 ब्लू बॉल है। तो इसको क्या हम नन पैलिंड्रोमिक बना सकते हैं? तो यहाँ पे तो साइज तुम्हारा ओड हो गया, तो इसको तो ऑब्वियसली नहीं बना सकते। इसलिए नहीं बना सकते, वो भी मैं समझा ही देता हूँ कि तुम देखोगे अगर ओड साइज का कोई सा भी नन पैलिंड्रोमिक एरे या वेक्टर बनाने जाओगे तो यहाँ पे ये दोनों कैरेक्टर तो अनइक्वल है, बट ये खुद के लिए इक्वल बन जाता है, इसलिए आंसर हमेशा ओड के लिए न होगा। बट लेट मी टेक अनदर टेस्ट केस कि अगर मान लो कि यहाँ पे 3 रेड कलर और 3 ब्लू कलर है, तो क्या हम बना सकते हैं? हाँ यार बना सकते हैं। कैसे? कि हम यहाँ पे रेड रखेंगे, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर रेड और फिर ब्लू। तो इससे क्या समझे तुम? इससे हम यही समझे कि अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रेड से तो एंड होगा वो हमेशा ब्लू से, क्योंकि हम दोनों को इक्वल रखें 3 और 3 यहाँ पे। तो ये कभी भी पैलिंड्रोमिक नहीं बनेगा, समझ रहे हो? मीन्स आपस में फर्स्ट लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट कभी भी इक्वल आपस में नहीं बन पाएगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, अनइक्वल है सॉरी। यहाँ भी देखो ब्लू और रेड, फिर यहाँ भी देखो रेड ब्लू। अब तुम लेगा कि भैया अगर रोटेट कर दे तो, अबे रोटेट करेगा तो तुम खुद सोचो कि रेड वापस यहाँ आ जाएगा और ये ब्लू के लिए अल्टरनेट सीक्वेंस फिर से फॉलो होने लगेगा। इस चीज को विजुअलाइज कर रहे हो तुम? अगर हम इसे पिक्चर से भी शो करेंगे तो तुम क्या देखोगे एक्चुअली में कि अगर ये स्टार्टिंग में तुम्हारा क्या हो रहा था, यहाँ पे 3 रेड था, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा 3 ब्लू बॉल था, यहाँ भी 3 ब्लू बॉल था, यहाँ ब्लू और यहाँ ब्लू। तुम बोल रहा है इस ये नन पैलिंड्रोमिक है, ये हम समझाएं यहाँ पे, ये टेस्ट केस लेके तुम बोलेगा भैया एक बार रोटेट करेंगे मीन साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट करेंगे तो कुछ ऑर्डर अल्टर नहीं होगा? नहीं होगा भाई, क्यों? अगर चलो इसको एक बार रोटेट करते हैं तो रोटेट करेंगे तो ये यही होगा ना कि ये तो आपस में ब्लू यही होगा, ये रेड आपस पीछे जाएगा, तो यहाँ पे ये पीछे चला गया, तब भी कोई फर्क पड़ा क्या? बोलो, कोई तब भी कोई अल्टरनेट में फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा, क्योंकि यार आपस में ये भी देखो अभी भी नहीं है इक्वल, ये भी नहीं है इक्वल और ये भी नहीं है इक्वल। तो हम यहां से क्या समझे कि अगर मेरा नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट 2 रहता तो हम कैसे करते? अगर नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट 2 रहता तो हम ऐसे करते कि देखते कि दोनों का वैल्यू आपस में बराबर है या नहीं है। बराबर है तो मतलब कभी भी भाई तुम कभी भी नहीं हो सकते इक्वल, कोई भी तुम्हारा फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर कभी भी इक्वल नहीं होगा। अब ये सेम क्वेश्चन को वो किस में चेंज कर दिया पता है? कि नंबर ऑफ डिफरेंट इंटीजर, नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन एन एरे इज 3। अब इसके लिए क्या होगा आंसर? इसके लिए तुम खुद सोचो कि लाइक क्या हो सकता है अगर 3 डिफरेंट कैरेक्टर रहा तो क्या हो सकता है। तो इसके लिए हम ये बोलेंगे कि चलो एक बार इसको भी कलर कर देते हैं कि मेरे पास अगर 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 रेड कलर है मीन्स वैल्यू ऑफ वन रेड कलर है तो मेरे पास 4 1 2 3 4। वैल्यू ऑफ 2 तो मेरे पास 2 है मीन्स 2 ही ब्लू कलर है, यहाँ पे एक, सॉरी यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, एंड वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर भी 2 है, ठीक है। तो क्या तुम इन सभी को कुछ इस प्रकार से रीअरेंज कर सकते हो सच दैट कि तुम्हारा जो फाइनल एरे बी बने वो नन पैलिंड्रोमिक हो? तो तुम बोलेगा हाँ भैया कैसे? बोलेगा भैया इसमें क्या ही है, मतलब हम ये करेंगे कि देख लेंगे कि जिसका मैक्सिमम बॉल है, जिसका काउंट ऑफ बॉल मैक्सिमम हो, उसको हम अल्टरनेट में रखेंगे विद द काउंट ऑफ मिनिमम बॉल। मतलब हम नहीं समझे, मतलब ये कि भैया हम ये करेंगे ना कि ये जो रेड बॉल था इसको तो एज इट इज रखेंगे चारों को 1 2 3 4। अब जो हम 2 बॉल के लिए कर रहे थे, नंबर ऑफ डिफरेंट बॉल 2 के लिए कर रहे थे, वही चीज यहाँ पे 3 के लिए कर देंगे कि इन दोनों बी को मीन्स ब्लू बॉल को यहाँ रखेंगे और इन दोनों ग्रीन बॉल को यहाँ रखेंगे। तब देखिए मेरा सेम चीज फॉलो हो रहा है। तो ये चीज हम आइडिया कहाँ से लाएं कि अगर 2 डिफरेंट बॉल रहता तो हम क्या करते? तो वो आइडिया हम यहाँ 3 के लिए यूज कर लिए। तो बोलेगा भैया ऐसा है क्या, मतलब हमको क्या देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम काउंट ऑफ इंटीजर 1 2 3 में से जिसका भी मैक्सिमम होगा शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ मिनिमम ऑफ 2 इंटीजर। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम काउंट ऑफ द बॉल शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द मिनिमम काउंट ऑफ अ बॉल। बस यही चीज तुमको देखना था इस प्रॉब्लम में कि हर एक रेंज के लिए। एक और चीज, अब इसमें तो बोल रहा है कि हर एक क्वेरी के लिए तुम आंसर दो। इस प्रॉब्लम में बोल रखा था कि हर एक क्वेरी के लिए तुम आंसर दो। क्वेरी में क्या रहेगा तुम्हारे पास? एल आर, इस बीच में तुम्हें पता करना है कि कितना रेड बॉल है, कितना ब्लू बॉल है, कितना ग्रीन बॉल है। इस रेड बॉल को ऐसा समझो कि कितना 1 का काउंट है, कितना 2 का काउंट है और कितना 3 का काउंट है। ये चीज कैसे निकालेंगे भैया, कैसे? अरे यार ये बेसिक प्रॉब्लम है कि हमको अगर कोई बोलता है कि एल से आर के बीच में काउंट ऑफ 1 दो तो हम एक वेक्टर बना लेंगे। लेट मी राइट इट हियर कि हम एक क्या करेंगे ना, पहले इरेज कर लेता हूँ, कुछ ज्यादा ही मैं गंदा कर दिया हूँ। तो हम क्या कर लेंगे कि एक वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर
और इसका इंडेक्सिंग एज इट इज रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 जो भी इंडेक्सिंग हो एज इट इज। और इसमें हम जहां जहां 1 आया होगा, जहां जहां जिस जिस इंडेक्स पे 1 आया होगा वहां पे हम इसे फ्लैग 1 बना देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट इंडेक्स पे 1 था, इसे भी मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 पे 1 होगा, बाकी 0 0, फिर तुम्हारा 4 पे भी 0, 5 पे 1 होगा, 6 पे 1 होगा, यहाँ 0। अब हम इसका प्रीफिक्स हम ले लेंगे, तो ये प्रीफिक्स में 1 रहेगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। हमसे कोई पूछता है कि 3 से 6 के बीच में कितना 1 है तुम बताओ, तो सिंपली 6 में जितना वैल्यू होगा 1 का उसको हम माइनस कर देंगे 3 - 1 इंडेक्स से। तो 3 - 1 इंडेक्स पे 1 है वैल्यू, तो तुम्हारा आ जाएगा 2। तो मतलब 3 से 6 के बीच में टोटल 2 1 होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि तुम देखो 3 से 6 के बीच में 2 ही 1 है। तो इस तरह हम L से R के बीच में जितना भी 1 होगा, जितना भी 2 होगा, जितना भी 3 होगा, उन सभी का वैल्यू फेच कर लेंगे। बोलो मानते हो नहीं? फिर हम कैसे निकालेंगे? जिसका मैक्सिमम काउंट होगा उसे हम मैक्स वेरिएबल में रखेंगे और बाकी 2 काउंट को मिन वेरिएबल में रखेंगे और देख लेंगे कि तुम दोनों आपस में बराबर हो तो आंसर यस वरना नो। बस ये सिंपल लॉजिक था। बोलो यही था ना? ठीक है, तो इसका एक बार मैं कोड दिखाता हूँ। तो कोड यार काफ़ी इजी है अगर तुम लॉजिक समझ गए हो तो सिंपली मैं सबसे पहले n लिया हूँ, क्यू लिया हूँ, दैट इज नथिंग बट n विल बी द साइज ऑफ योर एरे और क्यू है तुम्हारा नंबर ऑफ क्वेरी। मैं 3 वेक्टर बनाया हूँ, दैट इज 1 2 3। ये बताएगा कि हमको L से R के बीच में कितना 1 है, कितना 2 है, कितना 3 है। ये तीनों वेक्टर मुझे हेल्प करेगा उस चीज़ को निकालने के लिए। तो यहाँ पे तुम्हारा इफ x इक्वल टू 1 तो 1 ऑफ i में प्लस प्लस करो, इफ x ऑफ x इक्वल टू 2 तो 2 में प्लस प्लस करो वरना 3 में प्लस प्लस करो। फिर सिंपली प्रीफिक्स सम बनाना है हर सभी का, मींस ईच इंडेक्स का, ईच वैल्यू का प्रीफिक्स सम भी रखना है ना 1 2 3 में। तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ बना लिए हैं ऑलरेडी, इस वेक्टर को अपडेट कर दिए। अब ये तुम्हारा क्वेरी है, हर एक क्वेरी के लिए आंसर निकालना है। तो इसके लिए हम क्या लिए हैं, इनपुट लिए L एंड R के बीच में मुझे आंसर दो। तो हम सबसे पहले लेंथ ही देख लिए कि अगर तुम्हारा लेंथ ओड है तो तुम्हें हम कभी नहीं बना सकते भाई, कभी नहीं। तो योर आंसर विल बी नो। अगर ऐसा नहीं है तो तुम पहले निकालो कि कितना 1 है, काउंट ऑफ 1, काउंट ऑफ 2 एंड काउंट ऑफ 3 इन द रेंज फ्रॉम L टू R। उस चीज को हम निकाल के इस एलिमेंट वाले वेक्टर में स्टोर कर दिए। फिर हम एलिमेंट वाले वेक्टर को सॉर्ट कर दिए। इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि जिसका मैक्सिमम काउंट होगा वो एंड में चला जाएगा और मिनिमम काउंट फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स पे होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू मींस ये जो मैक्स वेरिएबल है इसमें हम एलिमेंट ऑफ 2 रखें क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, मैक्सिमम काउंट किस बॉल का है वो रखेगा। और ये मिनिमम वेरिएबल में तुम्हारा मिनिमम काउंट होगा, दैट इज एलिमेंट ऑफ 0 प्लस एलिमेंट ऑफ 1। अब सिंपली देख रहे हैं कि अगर तुम दोनों आपस में इक्वल हो, मैक्स इज इक्वल टू मिन, तो आंसर करो यस वरना नो करो। बस दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। एंड इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। And if you like this video then please share it to your those friends who have any doubt in this problem and like it, subscribe it. So now let's move to the last problem, that is completion easy version. ठीक है, बट इस प्रॉब्लम को समझाने से पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर ये प्रॉब्लम तुमसे नहीं बना है देन इट ओके, क्योंकि यार इस टाइप का प्रॉब्लम तुम रेयरली देखोगे कि इंटरव्यू में पूछा जा रहा है। तो कुछ लाइक पैनिक मत होना कि लाइक मेरे से ये प्रॉब्लम नहीं बना या फिर वो प्रॉब्लम नहीं बना। बट बाय द वे मैं बताना चाहूंगा कि लाइक हाउ यू गोना सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में तुम्हें सिंपली बोल रखा है कि यू विल बी गिवन एन एरे ऑफ साइज 2n। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखोगे n है 3 तो तुम्हें 2n साइज दैट इज 6 साइज का एक वेक्टर दिया होगा या एरे दिया होगा। एंड इन सम पोजीशन ऑफ दिस एरे देयर विल बी 0। वो 0 यही बताएगा कि उस पोजीशन पे अभी कोई सा भी वैल्यू नहीं बढ़ा है, तुम्हें वहां पे जाके कुछ वैल्यू भरना है। एंड फाइनली वहां पे जाके वैल्यू भर के बताना है कि लाइक in how many ways you can fill that value with some integer value such that the difference of consecutive element should be maximized. For example यहाँ पे difference में भी ये ध्यान रखना कि p of 1 minus p of 2 plus p of 3 minus p of 4 means consecutive का difference, like फर्स्ट पेयर का डिफरेंस, फिर सेकंड पेयर का डिफरेंस, फिर थर्ड पेयर का डिफरेंस, इन सभी का वैल्यू तुम मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो, ये चीज बताना है कि लाइक उस जगह पे हम क्या क्या भर सकते हैं। सो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू एबल टू फिल इट सो दैट द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव एलिमेंट शुड बी मैक्सिमम। ये था तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नाउ वी गोना डिस्कस लाइक हाउ यू गोना सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइक जब भी तुम्हें प्रॉब्लम मिले उसे सिंपलर वर्जन में पहले तोड़ो, उसका जितना भी सिंपलर वर्जन हो सके उसमें तोड़ो। तो इसका सिंपलर वर्जन क्या बनता है? इसका सिंपलर वर्जन यही बनता है कि क्या होगा अगर सारा का सारा वैल्यू 0 0 0 0 हो जाए। मेरे जो एरे में दिया हुआ है जो वैल्यू इनिशियली सारा वैल्यू n मान लेते हैं 2 है, तो 2 इंटू 2 4, तो वेक्टर का साइज या फिर एरे का साइज बनेगा 4।
जिसमें सारा का सारा वैल्यू 0 0 0 0 हो, जिसे हम दर्शा रहे हैं डैश से कि उसमें अभी कुछ नहीं बढ़ा है। तो तुम कितना वेज से भर सकते हो सच दैट कि तुम्हारा आंसर हमेशा मैक्सिमाइज हो जाए। तो तुम्हारे पास भरने के लिए क्या क्या है? मेरे पास भरने के लिए 1 2 3 4 है। अब हम इस पेयर में क्या क्या भरे जो मेरा आंसर मैक्सिमाइज हो जाए, क्योंकि एक्चुअली में तुम देखोगे तो आंसर में क्या हो रहा है, एड ऑन, कि पहला पेयर का एब्सोल्यूट डिफरेंस प्लस दूसरा पेयर का एब्सोल्यूट डिफरेंस। अब मुझे यहाँ पता नहीं कि हम क्या भरे, या क्या हम यहाँ 1 2 भर दें और यहाँ 3 4 भर दें, तो तुम्हारा डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे तो 1 होगा और यहाँ पे 1 होगा और ओवरऑल आंसर हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। क्या ये मैक्सिमम आंसर है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यार हम इससे भी बड़ा आंसर बना सकते हैं। कैसे? इससे बड़ा आंसर इससे बना सकते हैं कि हम 1 को 3 के साथ पेयर बना लें, 1 को 3 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ, 2 को 4 के साथ, तो देखोगे तो ये देगा तो 2 और ये देगा 2 और 2 + 2 तुम्हारा आता है 4। ये तुम्हारा मैक्सिमम आंसर हो सकता है। देयर विल बी वन पॉसिबिलिटी ऑफ दिस एज अ मैक्सिमम आंसर। अच्छा, क्या दूसरा भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है जिसमें तुम्हारा मैक्सिमम आंसर 4 ही बने, मींस डिफरेंस तुम्हारा 4 ही बने? क्या ये दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है? हाँ यार हो सकता है, ऑफ कोर्स। क्या हो सकता है कि हम एक बार 1 4 ले, एक बार 2 3 ले, तो 1 और 4, 2 और 3 इसका डिफरेंस आ रहा है तुम्हें 3 और इसका डिफरेंस आ रहा है 1, 3 + 1 4 एंड दिस इज ओनली द मैक्सिमम डिफरेंस दैट यू कैन अचीव। तो मुझे दिख रहा है कि लाइक यहाँ से तुम कुछ आइडिया लगाओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। तो मुझे ये दिख रहा है कि मेरे पास जो n दिया होगा उसे हम 2n के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस ग्रुप को, ये ग्रुप 1 मानो, ये ग्रुप 1 जिसमें सारा का सारा वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है, और ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 2 मानो जिसमें तुम्हारा हर एक वैल्यू ग्रेटर देन n है। इन दोनों को अलग रख दो तो तुम देखो कि एक पार्ट तुम्हारा हमेशा ग्रुप 1 का वैल्यू रह रहा है और दूसरे पार्ट हमेशा ग्रुप 2 का वैल्यू रह रहा है। जैसे हम एक बार क्या चूज किए थे, 1 और 3, 1 और 3, और दूसरी बार चूज किए थे 2 और 4, तो ये तुम्हारा मैक्सिमम आंसर दे रहा था। तो क्या यही एक आंसर है? नहीं, तुम 1 और 4 भी चूज करोगे, 1 और 4, तो अब बचा कुछ 2 और 3 चूज करोगे तो ये भी एक आंसर मिल रहा है। तो इसका मतलब तुम क्या समझ रहे हो कि तुम्हारे पास 2n नंबर था, उसको दो ग्रुप में बांटे। एक था फर्स्ट ग्रुप जिसमें all the numbers should be less than equal to n होगा, सेकंड ग्रुप जिसमें all numbers should be greater than n होगा। तो हम दो ग्रुप में बांटे। फिर हमको दिखा कि अगर हम पहला ग्रुप से कोई सा भी एक एलिमेंट लेते हैं, दूसरा ग्रुप से कोई सा भी एक एलिमेंट लेते हैं, तो वो तुम्हारा हमेशा आंसर में लाइक कंट्रीब्यूट करेगा फॉर द मैक्सिमम आंसर। समझ रहे हो इस बात को? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यहाँ पे n2 है, 3 होता तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 3 होता तो 1 2 3 4 5 6, तो तुम पहला ग्रुप बनेगा 1 2 3, दूसरा ग्रुप बनेगा 4 5 6। अब इसमें तुम कोई सा भी लाइक हम फर्स्ट को रख रहे हैं एक बार 5 के साथ, 2 को रख रहे हैं 4 के साथ, और 3 को रख रहे हैं 6 के साथ, 3 को 6 के साथ। तुम इसका डिफरेंस देखोगे तो 4, इसका डिफरेंस देखोगे 2, इसका डिफरेंस देखोगे तो फिर से 3, एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज 9, और यही तुम्हारा मैक्सिमम डिफरेंस होगा। मैक्सिमम डिफरेंस यही 9 ही होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो मुझे यहाँ से आइडिया लगा कि अच्छा, इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि हम दो एलिमेंट विच आर लेस देन इक्वल टू n उसे हम ग्रुप 1 में मानेंगे, दो एलिमेंट विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 उसे हम नेक्स्ट ग्रुप में मानेंगे। अब बात आती है कि भैया यहाँ तक तो समझ में आ गया कि मैक्सिमम आंसर मुझे इस प्रकार मिल रहा है, बट अब हम इस चीज को अरेंजमेंट कैसे करेंगे, मींस प्लेस कैसे करेंगे इन सभी 0 0 पोजीशन पे, इन सभी 0 0 या डैश डैश पोजीशन पे प्लेस कैसे करेंगे, ये मुझे नहीं पता। तो हम बोले उसके लिए सबसे पहले तुम एक स्मॉलर सब प्रॉब्लम की तरफ आओ कि लाइक मेरा सारा वैल्यू डैश 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 होता है, मींस सारा का सारा 0 0 0 0 भरा होता, तो हम क्या करते, तो मेरा आंसर क्या होता है, तो तुम्हारा आंसर कैसे होगा, मींस कैसे होगा, खुद से सोचो कि क्या हो सकता है। तो हम सोचे कि अगर हम दोनों ग्रुप में तो पहले बांट दिए, दोनों में n n एलिमेंट है कि नहीं, दोनों में n n एलिमेंट है। फर्स्ट ग्रुप में अगर हम 1 को लेते हैं तो तुम्हारे पास कितना पॉसिबिलिटी है सेकंड ग्रुप से एलिमेंट उठाने का, तो मेरे पास टोटल n पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब फिर हम 2 को पकड़ते हैं, तो इस बार तुम्हारे पास कितना पॉसिबिलिटी है, n - 1 पॉसिबिलिटी है। एक और एलिमेंट होता है, मान लेते हैं यहाँ पे जैसे हम n3 लिए थे तो उसके लिए पहला ग्रुप में 1 2 3 था और सेकंड ग्रुप में 4 5 6 था, तो हम 1 लेते हैं तो टोटल n पॉसिबिलिटी, 2 लेते हैं तो फिर n - 1 पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक एलिमेंट यहाँ जा चुका होगा। लाइक तुमने अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा इजिली, अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा हार्ड है, बट ट्राई करो इसे समझने का। इसलिए हम बोले कि इस टाइप का प्रॉब्लम रियरली पूछा जाता है डीएसए का कोई भी इंटरव्यू में, या फिर कोई सा भी इंटरव्यू में, मैं तो रियरली देखा हूँ इस टाइप का प्रॉब्लम को। तो चलो हम डिस्कस करते हैं। तो हम क्या बोले कि अगर पहला एलिमेंट लेंगे तो तुम्हारे पास n पॉसिबिलिटी बनता है कि दूसरा ग्रुप से कोई सा भी एलिमेंट पिकअप करो। अब सेकंड एलिमेंट लेने जाएंगे तो n - 1 पॉसिबिलिटी बनेगा, थर्ड एलिमेंट पिकअप करने जाएंगे तो n - 2 पॉसिबिलिटी बनेगा। तो इससे क्या समझ रहे हो कि हम ये समझ रहे हैं कि पहला ग्रुप में हम जितना भी एलिमेंट लेंगे तो टोटल मुझे n फैक्टोरियल पॉसिबिलिटी रहेगा सेकंड ग्रुप से एलिमेंट लेने को। बोलो, तो इससे क्या समझे, इससे क्या समझे, इससे यही समझे कि n फैक्टोरियल वेज में, n फैक्टोरियल
एन फैक्टोरियल वेज में मेरा एन पेयर बन चुका होगा, मीन्स यहाँ पे 3 पेयर बनाना होगा, तो A1 B1 A2 B2 A3 B3, ये 3 पेयर बन चुका होगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो, ये 3 पेयर बन चुका होगा। अच्छा, इसके बाद क्या, अब ये जो एन पेयर बना है ये भी तो आपस में सफल हो सकता है, खुद सोचो, ये भी तो आपस में सफल हो सकता है। नहीं, ये तो पेयर बना, ये एन फैक्टोरियल जो इनिशियली था ये पेयर बनाने के लिए था कि A1 B1, A1 में थोड़ा 1 आएगा तो B1 में आउट ऑफ दिस ऑल 3 ऑपरेशन मींस 3 इंटीजर में कोई सा भी एक पिक कर सकते हैं। अब ये एन फैक्टोरियल तुम्हारा ये बता रहा है, अब ये जो एन पेयर बना, ये सारा एन पेयर इन सभी को आपस में भी तो सफल कर सकते हैं ना, तो उसके लिए कितना वेज होगा, उसके लिए भी थोड़ा एन फैक्टोरियल वेज होगा, आपस में सफल तो कर ही सकते हैं, तो इसके लिए एन फैक्टोरियल वेज होगा, एन फैक्टोरियल वेज होगा। और क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, खुद से सोचो। अब एक और भैया पॉसिबिलिटी बन सकता है कि मेरा सारा का सारा वैल्यू जीरो था, सारा का सारा वैल्यू जीरो था, तो हम ये कर सकते हैं कि मेरा जो एन पेयर बना इन दोनों को भी आपस में सफल कर सकते हैं, इन दोनों को भी आपस में सफल कर सकते हैं। तो इन दोनों को आपस में सफल करने का नंबर ऑफ वेज 2, इन दोनों को आपस में सफल करने का नंबर ऑफ वेज 2, इन दोनों का भी 2, तो मतलब 2 टू द पावर n। तो हमको यहां से दिखा कि मेरा ओवरऑल आंसर होगा, ओवरऑल आंसर होगा किसके लिए, वो सब प्रॉब्लम के लिए, मीन्स वो प्रॉब्लम के लिए जिसमें सारा का सारा वैल्यू जीरो होगा, सारा का सारा वैल्यू जीरो होगा, डैश 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 होगा, हमको खुद से स्क्रैच से बढ़ना है, तो उसके लिए मेरा आंसर होगा n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू 2 टू द पावर n। तो उसके लिए एक बार टेस्ट केस में तुम्हारा यहाँ पे जो टेस्ट केस था 2 0 0 0 0, इसके लिए आंसर 16 है, क्या इस फॉर्मूला पे सेटिस्फाई कर रहा है, लेट मी चेक। तो तुम्हारा है 2, तो n फैक्टोरियल ऑफ 2 तुम्हारा 2 होता है, n फैक्टोरियल ऑफ 2 अगेन 2 एंड 2 टू द पावर 2 तुम्हारा 4, तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, यस सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब अगर मेरा ओवरऑल सारा सारा 0 0 0 0 हो जाए तो आंसर ये होगा, अगर ऐसा ना हो तब क्या होगा, अब उस पर हम विचार करते हैं, चलो करते हैं। तो इस चीज को लाइक ऐसे सोचो कि एक्चुअली में क्या हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल n अगर 3 देता है तुम्हें, n इफ द वैल्यू ऑफ n इज 3, तो तुम्हारे पास जो ग्रुप 1 में एलिमेंट होगा वो होगा तुम्हारा 1 2 3, ये तुम्हारा ग्रुप 1 का एलिमेंट है, और ग्रुप 2 का एलिमेंट होगा तुम्हारा 4 5 6, ठीक है बढ़िया। अब हम पूछ रहे हैं कि लाइक n 3 है, तो हम कैसे निकालेंगे सच डेट कि सारा एलिमेंट मेरा 0 0 0 0 ना हो, तो उसके लिए हम कैसे आंसर निकालें। उसके लिए हम आंसर ऐसे निकालेंगे कि मान के चलते कि तुम्हारे पास जो पेयर बना है वो कुछ इस प्रकार बना है कि 1 डैश, फिर यहाँ पे डैश डैश, फिर एक और पेयर तुम्हारा बनेगा डैश 5, ऐसा पेयर समझो तुम्हारे पास बन चुका है। तो इसमें तुमसे पूछेगा कि लाइक मैक्सिमम कितना पेयर बनेगा, तो यहां से तुम आइडिया लगाओ, यहां से इस फॉर्मूला से आइडिया लगाओ कि तुम्हारे पास ये जो डबल वाला जिसमें हम आपस में स्वैप कर रहे थे, 2 मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये जो 2 टू द पावर n फॉर्मूला बना, अब ये इसको हम इसमें चेंज कर रहे हैं, तो ये सफल वाला चीज अब किसके लिए बनेगा, तो सफल वाला चीज उसी के लिए बनेगा जितना तुम्हारे पास ये 2 0 0 वाला पेयर होगा बचा होगा, उसके लिए सफल वाला ऑपरेशन बनेगा लाइक 2 टू द पावर k, वेयर k इज द नंबर ऑफ पेयर हुज बोथ वैल्यू इज 0। तो मुझे ये दिख गया कि सफल वाला वैल्यू हम इस तरह मैनेज कर लेंगे। तो अब बात आती है कि बाकी चीज को हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो यहां से आप टोटली डिफरेंट है कि यहां से आप तुमको थोड़ा सा खुद का भी दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ये भूल जाओ, अब इसका कोई इंटरलिंक नहीं है। अब यहां से ये सोचो कि लाइक तुम्हारे पास अब रिस्ट्रिक्शन लग गया है कि सबसे पहली बात कि हम बोले कि हमेशा जो पेयर बनेगा उसमें एक एलिमेंट पेयर का ग्रुप 1 से एलिमेंट होगा और दूसरा एलिमेंट ग्रुप 2 से होगा। ये तो हम प्रूफ दिए थे ऊपर में, क्योंकि मुझे डिफरेंस को मैक्सिमाइज करना है, तो हमेशा ग्रुप 1 से एक एलिमेंट होगा, ग्रुप 2 से एक एलिमेंट होगा। बट क्योंकि इस बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि क्वेश्चन में अब ग्रुप 1 का कुछ एलिमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गया मेरे लिए, जैसे ग्रुप 1 में ये बोल रहा है कि 1 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अब इसको नहीं ले सकते हम। सिमिलरली ग्रुप 2 में 5 ले चुके हैं, तो ये भी रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, ठीक है। तो इससे अब क्या समझे तुम, इससे हम ये समझे कि अब बाकी बचा कुछ एलिमेंट है 2 और 3, ये आपस में लाइक कंट्रीब्यूशन दे सकता है, सफल हो सकता है आपस में। जैसे कि यहाँ पे 4 है, 4 क्या बोलेगा कि 2 और 3 में से तुम कोई एक ले लो, मीन्स 4 के पास 2 और 3 में से एक पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो ये बोलेगा 2 और 3 में से कोई एक ले लो। तो अब 6 क्या बोलेगा कि 2 3 में से एक 4 ले चुका है, तो अब तुम्हारे पास एक ही वेज बचता है। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि बचा कुछ ग्रुप 1 में जो एलिमेंट है
जो हम ऑलरेडी इसमें यूज नहीं किए हैं इस रेंज में, मीन्स जो हम ऑलरेडी किसी भी पेयर में पहले से यूज नहीं किए हैं, तो ये बचा कुछ एलिमेंट को लाइक लिख देते हैं एक्स, या फिर हाँ ठीक है एक्स, तो ये तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा एक्स फैक्टोरियल इनटू सिमिलरली वाई के लिए भी सेम कंडीशन आएगा ना, कि दो अगर हम लेते हैं तो ये दो बोलेगा कि आगे तुम्हारे पास कितना एलिमेंट है लेने को, तो ये बोलेगा कि टोटल 2 वेज है, तो ये 3 बोलेगा कि तुम्हारे पास कितना वेज है, तो ये बोलेगा अब मेरे पास 1 वेज है। मतलब जो भी यहाँ बचा कुचा एलिमेंट है उसको अगर हम y से डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा y फैक्टोरियल इंटू 2 और ये क्या है कि कितना ऐसा पेयर है जिसमें दोनों में 0 0 है, बस ये तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा। फिर से इस बात को बोल रहे हैं कि ये क्या है कि कितना एलिमेंट है जिसमें 2 2 0 है, मीन्स दोनों 0 है। ये x बता रहा है कि फर्स्ट ग्रुप में ऐसा कितना एलिमेंट है जो कि मीन्स जो ऑलरेडी यूज ना हो चुका हो, जैसे यहाँ पर 2 और 3 ऑलरेडी यूज नहीं हो चुका है, 1 ओनली यूज हुआ है। सिमिलरली ये यहाँ y क्या बता रहा है कि ग्रुप 2 में कितना एलिमेंट है जो यूज नहीं हुआ है, तो x फैक्टोरियल इंटू वाई फैक्टोरियल इंटू 2 टू द पावर k विल बी योर फाइनल आंसर। बस यही सिंपल लॉजिक था इस प्रॉब्लम के पीछे, बट ये सिंपल नहीं है क्योंकि मुझे भी लाइक बहुत टाइम लगा इसे देखने में, एनालिसिस करने में। और अगर नहीं बना ये प्रॉब्लम तो ठीक है यार, ओके, क्योंकि यार इस टाइप का प्रॉब्लम तुम्हें रेयरली मिलेगा इंटरव्यू में भी। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, एंड आई विल प्रोवाइड इट्स कोड इन ए डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन एक्सेस इट इजिली। एक बार मैं इसका कोड भी दिखा देता हूँ। तो इसका कोड कुछ ज़्यादा है नहीं, बस सेम जो लॉजिक बताया वही है। ये सबसे पहले मैं वेक्टर लिया हूँ 2n और काउंट किया हूँ कि काउंट लेस देन इक्वल टू n, कि कितना ऐसा एलिमेंट है, मीन्स सिंपल सी बात है कि ग्रुप 1 में कितना एलिमेंट है। सिमिलरली काउंट ग्रेटर देन n, कि ग्रुप 2 में कितना एलिमेंट है जो यूज हो चुका है। तो हम जब इनपुट ले रहे हैं उसी टाइम हम उसको काउंट भी कर ले रहे हैं कि इफ वी ऑफ आई इज लेस देन एन एंड वी ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0, तो काउंट लेस देन इक्वल टू n प्लस प्लस। सिमिलरली इफ वी ऑफ आई इज ग्रेटर देन n एंड वी ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0, तो काउंट ग्रेटर देन n प्लस प्लस कर दो। अब देख रहे हैं कि कितना पेयर है जिसमें दोनों का वैल्यू 0 0 है। तो इस चीज को निकालने के लिए हम सिंपली हर पेयर का वैल्यू देख रहे हैं कि तुम दोनों 0 है, अगर दोनों 0 है तो बोथ 0 एक वेरिएबल बनाए उसको प्लस प्लस कर दो। अब तुम्हें ये तीनों वेरिएबल मिल गया तो सिंपली इस फॉर्मूला में तुम पुट करो, आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला क्या है, ये है तुम्हारा ये फॉर्मूला कि हम फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन निकालें कि फैक्टोरियल ऑफ n माइनस काउंट मींस ग्रुप 1 में जो एलिमेंट रिस्ट्रिक्टेड था उसे हटा के उसका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय ग्रुप 2 में जितना रिस्ट्रिक्टेड एलिमेंट है उसे हटा के उसका जो फैक्टोरियल होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तुम्हारा फैक्ट मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पावर ऑफ 2 टू द पावर k, वेयर k इज कि ऐसा कितना पेयर है जिसमें दोनों का वैल्यू 0 है, और ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। बस एक बात क्या ध्यान रखना कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बोल रखा था कि मॉडुलो का थोड़ा ध्यान रखना है, तो वो तुम मॉडुलो मैनेज कर लेना जब तुम फैक्टोरियल या फिर टू टू द पावर k का वैल्यू जब भी निकाल रहे हो, उस चीज़ का तुम ध्यान रखना। बाकी बात वही लॉजिक सेम है। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा ये सोल्यूशन, and if you like this video then please yeah, like it, subscribe it, and also share to your those friends who have any doubt in this problem. So thank you, have a nice day, we will meet soon in the next editorial video. Thank you.